नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर सेकंड से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा सामाजिक व्यवस्थाएं और स्तरीकरण में किस तरीके से प्रमुख जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें परिवार और धर्म की अहम भूमिका होती है। आज की टॉपिक दोस्तों परिवार और धर्म पर है। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कॉपी पेन साथ में रखिएगा और साथ ही साथ आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली चीज़ ये है बात यहाँ पर दोस्तों कि आप लोगों को मैं बता दूँ पहले ही फर्स्ट यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पेपर सेकंड यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट से लेकर यूनिट नंबर 10 तक दोस्तों अगर कोई भी टॉपिक दिया हुआ है तो उस टॉपिक में सोशल वर्क यानी समाज कार्य जो होगा दोस्तों वो रिलेट कराना होगा आपको। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ ही रहा हूँ दोस्तों सोशल वर्क यानी समाज कार्य, और जब मैं समाज कार्य का सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो हर जगह आपको सोशल वर्क को रिलेट कराना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। तो जब मैं आज धर्म के बारे में चर्चा करूँगा दोस्तों तो सिर्फ मैं हिंदू और इस्लाम धर्म के बारे में ही नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, इस सभी धर्मों को साथ साथ मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि समाज कार्य में इसकी क्या भूमिका रही है। ठीक है, वर्तमान में इसकी क्या भूमिका रही है, व्यावसायिक समाज कार्य में इसकी धर्म की क्या भूमिका रही है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों जो आज की टॉपिक है वो परिवार और हिंदू धर्म पर है। जब यहाँ पर धर्म दे दिया है तो आपको तुरंत सोच लेना है, माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए दोस्तों कि प्रॉपर किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर कि सिर्फ मुझे एक ही धर्म पढ़ना है। ठीक है, हमें सारे धर्म पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सिर्फ धर्म लिखा हुआ है। ठीक है, यूजीसी नेट में दोस्तों हमारा एक भी प्रश्न इस बार गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना दोस्तों क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, यह धर्म से हो सकता है या परिवार से भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज आप लोगों से एक चर्चा करूंगा कि क्षेत्र कार्य अभ्यास में जब हम MSW का कोर्स कर रहे थे तो उस समय दोस्तों हम फील्ड वर्क का काम कर रहे थे, यानी क्षेत्र कार्य प्रैक्टिम का एक वर्क था हमें मिला था, वो हम पूरा करते थे। हमें बताया जाता था पर्यवेक्षक के द्वारा कि किस तरीके से केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क करना पड़ेगा, सोशल एक्शन करना पड़ेगा, किस तरीके से सामाजिक शोध करना पड़ेगा, किस तरीके से समाज कल्याण प्रशासन करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया था वहाँ पर। और आज मैं आप लोगों से यही रिलेट कराऊंगा दोस्तों कि परिवार के साथ जो क्षेत्र कार्य का अभ्यास होता है वो किस तरीके से उसका उल्लेख किया गया है, जिसमें व्यक्तियों के साथ जो क्षेत्र कार्य का अभ्यास है उसमें किस तरीके से शिक्षण और उसके लक्ष्यों का जो तात्पर्य है वो क्या है, इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बता दूं, और परिवार के बारे में मैंने बता रखा है दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट को यानी संकल्पना, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसके उद्देश्य, इसकी विशेषताएं, परिवार के बारे में मैंने विस्तृत लेवल पर यानी व्यापक स्तर पर मैंने दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर समझा रखा है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें और प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ प्ले लिस्ट में आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में जाएँ, यूनिट नंबर यूनिट नंबर 2 में जाए। और यूनिट नंबर 2 में दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल परिवार से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक हैं दोस्तों यूनिट नंबर 2 की सारी वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगी दोस्तों, सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि परिवार के साथ जो क्षेत्र कार्य का अभ्यास है वो किस तरीके से उल्लेख किया गया है। जो कि समाज कार्यकर्ता होते हैं उन्हें क्या कर समुदायों, समाज के साथ काम करते हुए कुछ इस प्रकार के परिवारों के साथ भी कार्य करना पड़ता है जो अपनी समस्याओं का निदान न होने के कारण पूरी तरह से ग्रसित होते रहते हैं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ है कि इसका मतलब ही है, देखिए जब परिवारों के साथ जोड़ रहा है तो आपको ये भी रिलेट करना है दोस्तों कि ये व्यक्तियों के साथ भी तो होना चाहिए। अब जब व्यक्ति के साथ आप कर रहे हो तो व्यक्ति के साथ जो भी क्षेत्र अभ्यास का काम कर रहे हो, टीचिंग का या उसके लक्ष्य का, तो वो क्या हो सकता है। देखिए जब व्यक्ति का क्षेत्र या अभ्यास या शिक्षण का दिया जाता है तो उस समय उस शिक्षण में सभी विषयों के जो मूल्य होंगे, उसके कौशल होंगे यानी टास्क होंगे, वो सभी चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है, जिससे कि ये पता चलता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होकर क्षेत्र अभ्यास में शिक्षण प्राप्त कर सके और इसके अंतर्गत कुछ बातों का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जैसे में शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को समाप्त प्रयोगों के लिए पूर्ण रूप से विकसित करना होता है और जिससे वह अपनी स्वव्यवसायिकता यानी वोकेशनल से रिलेटेड उसकी जो संकल्पना है यानी व्यवसायिकता की
जो संकल्पना है, जो इसकी अवधारणा है, जो इसके कॉन्सेप्ट है, उसको पूरी तरह से उसको क्या करना है, डेवलप करना है, यानी उसको व्यवसाय के रूप में उसे स्वतंत्र बनाना है। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं समाज कार्य के जो भी घटक होंगे, मूल्य होंगे, उसके तकनीक होंगे, उन सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से अभ्यास कराने का जो प्रयास किया जाएगा वो इस परिवार के ही अंतर्गत देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों से दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूंगा, आप लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। अगर पॉइंट आपको ना समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं कमेंट के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि सूचना की पहचान और संग्रह करना। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसके अंतर्गत जब भी विद्यार्थी के द्वारा किसी भी ध्यान से सुनो, किसी की भी सहायता की जाती है तो उसके बारे में समुचित जानकारी भी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरी पॉइंट की, तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि व्यक्तियों आवश्यकताओं का आकलन करना। ध्यान से सुनना कि जब कभी आप सूचना की पहचान और संग्रहण करना सीख जाते हैं, दूसरी पॉइंट आ जाता है दोस्तों आकलन करना। देखिए, कभी कभी हो सकता है क्रम पूछ ले, मैं सिचुएशन से और क्रम से बता रहा हूँ। पहला सूचना की पहचान बता दिया, उसके डाटा किस तरीके से कलेक्ट करना है उसी के अंतर्गत बता दिया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आकलन के लिए। अब यहाँ व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जब चर्चा करूँ तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक हो जाना चाहिए, केस वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थी के द्वारा स्वार्थी जो होता है, यानी केस जो होता है, जो सेवार्थी होता है, उसके समस्त प्रकार की समस्याएं एवं उसकी आवश्यकताओं का समाधान करना चाहिए। जो भी सामग्री इस कार्य के लिए आवश्यक होती है उन सभी का प्रबंधन विद्यार्थी द्वारा ही करना चाहिए और इससे उसे कार्य करने की भी सरलता मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों पारिवारिक जीवन चक्र की स्थितियों में। तो ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये कि पारिवारिक जीवन चक्र की स्थिति के बारे में पूछ रहा है, उसकी कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। तो ये स्वतंत्रता अवस्था की जो महत्वपूर्ण बातें रही हैं इसके अंतर्गत, इस अवस्था में परिवार जीवन चक्र की अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। इस अवस्था से संबंधित परिवार जीवन चक्र में जो समावेश होता है, जो चीज़ें प्रवेश करती हैं, उन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, उससे तैयार करने से ही रिलेटेड होता है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यह एक अवस्था इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाद में समायोजन और अपेक्षित भूमिकाओं की जो सफलता होती है इस अवस्था पर निर्भर करती है कि यदि इस अवस्था को व्यक्ति की सफलतापूर्वक कोई भी ज्ञान या कोई भी उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा है तो उन सभी चीज़ों को क्या करता है, वो एक सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करता है ताकि वो सफल हो सके, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देना कि जब व्यक्ति युवा प्रौढ़ा के प्रवेश करने लगता है तो भावनात्मक रूप से अपने परिवार से अलग हो जाता है ना। आपको पता ही होगा कि जैसी जैसी अवस्थाएं बढ़ती रहती हैं युवावस्था या प्रौढ़ावस्था में, तो वो अलगाव का भावनाएं जो अंदर आती है मस्तिष्क में, वो सभी व्यक्तियों के अंदर आ जाती है। अब यहाँ इन चीज़ से रिलेट करा कि परिवार से अलग हो जाता है तो इस अवस्था के दौरान व्यक्ति में कई प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने से प्रयास किया जा सकता है। जैसे संवेगात्मक है स्वतंत्रता है, शारीरिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, वित्तीय स्वतंत्रता है इत्यादि, ऐसी बहुत सारी स्वतंत्रता हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये इजी टॉपिक है, पारिवारिक जीवन चक्र की स्थितियों को अगर समझना है तो इजी है, क्योंकि सेवार्थी को जो भी स्वयं की समस्याएं होती है उन सभी को विद्यार्थी के द्वारा उन्हें सहजता, यानी सहजता का मतलब है दोस्तों यानी ईजिली किसी चीज़ को, वो एक समस्या जो आ रही है उससे आसानी से टैकल कर पा रहा है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा है और उस समस्या का समाधान कर दे रहा है सामाजिक कार्यकर्ता। और सहजता से समझ कर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समझ कर, तो यानी उसको आसानी से हर एक टेक्निक मेथड वगैरह से जानकर उसका समाधान करके सेवार्थी की सहायता करता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने ये चीज़ें समझ गया और मैंने आप लोगों को समस्या भी बता दी। समस्या ये है कि भावनात्मक के रूप से अगर देखा जाए तो युवा प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने लगता है तो भावनात्मक रूप से परिवार से वो अलग हो जाता है, ये है समस्या। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। घर पर जाना ये भी पॉइंट है। अब ये कैसे है, देखिए कि जिन कारकों या घटकों की समस्या में वृद्धि होती है तो उन सभी समझने
उन सभी को समझने के लिए विद्यार्थी को सेवार्थी के घरों में जाकर निरीक्षण करना चाहिए और परिवार और विद्यार्थी के बीच बैठक होनी चाहिए, जिससे कि सभी समस्याओं का निदान आसानी से हो सके। और जहाँ तक हो कि बैठक परिवार वालों के घर में ही होनी चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, IMP करिए और इसे नोट डाउन करिए। एग्ज़ाम में पूछा गया है जेनोग्राम और इको मैप का बनाना कैसे सीखा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, तो ये IMP करिए इसको, ठीक है। जेनोग्राम और इको मैप बनाना सीखना। देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि विद्यार्थी को जेनोग्राम और इको मैप के आरेख चित्र बनाने के अभ्यास करना चाहिए और इस कार्य को करने के लिए विद्यार्थी को परिवार की समस्याओं का समाधान हेतु काफ़ी सहायता प्राप्त हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चंस अगर अप्लाइड बनता है तो क्या बच्चों को जोनोग्राम के माध्यम से चित्र बनाना या आरेख बनाना सिखाया जा सकता है? दैट इज़ राइट, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जेनोग्राम से रिलेट करता है और इको मैप से, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक बना सकता है आप लोगों को अप्लाइड क्वेश्चंस, ठीक है। IMP करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेवार्थी के साथ संबंध स्थापित करना। देखिए सेवार्थी मतलब केस आपको समझ जाना है। आई होप दोस्तों कि आप लोग ये तो समझ रहे होंगे। सेवार्थी के साथ संबंध जो स्थापित करेगा, तो यानी विद्यार्थी अपने सेवार्थी के साथ मधुर संबंध बनाए रखे, ठीक है। अब ये नहीं कि घर की कोई कलेश है तो जाके उस पर निकालना शुरू कर देना, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। विद्यार्थी को क्या करना है, विद्यार्थी को अपने सेवार्थी के साथ जो मधुर संबंध होगा वो बनाना होगा, ठीक है। और बनाते समय क्या करना पड़ेगा कि वो अपनी योग्यताएं और कुशलता को आजमाना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें आप जब प्रोफेसर बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे, रिसर्च करोगे, तो उस समय आपको ये सब विद्यार्थियों को बताना होगा। ये UGC नेट का मतलब ही है दोस्तों कि ये प्रश्न यहीं से बना के देगा कि आप कैसे पढ़ाओगे, क्या क्या चीज़ें फॉलो करोगे, इन सभी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, सेवार्थी के प्रति हमेशा अपनी जो सोच होगी वो सकारात्मक होनी होगी। और सोच तो हमेशा दोस्तों पॉजिटिव ही रखना ज़रूरी है, ठीक है। अन्यथा UGC नेट तो इम्पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। तो सकारात्मक रखनी चाहिए और कभी भी सेवार्थी के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपना नहीं चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखना दोस्तों। गोपनीयता का संरक्षण, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि गोपनीयता तो होनी ही चाहिए। मैं तो कई बार आप लोगों से बता चुका हूँ दोस्तों, सामुदायिक संगठन में भी बता चुका हूँ, सामूहिक समाज कार्य में बता चुका हूँ, व्यक्तिगत समाज कार्य में भी बता चुका हूँ किस तरीके से गोपनीयता का, फिर गोपनीयता के सिद्धांत के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों मेरी सारी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ और क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। गोपनीयता का होना ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, MSW कर रखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि गोपनीयता का संबंध बस भाई कोई चीज़ अगर मिल रहा है तो छिपा के रखना है। अब वो फॉलो किस तरीके से करना है व्यक्तियों के ऊपर, उसके बारे में मैंने डिटेल से जानकारी आप लोगों को दे रखा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर गोपनीयता के संरक्षण का करना मतलब इसका तात्पर्य है कि दोस्तों विद्यार्थी को हमेशा उन लोगों के हर विषय और मुद्दों की बात करना, छिपाने और प्रयास करना चाहिए और जिन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का पता ना चलता। तो ये चीज़ें हैं, इजी है, समझ सकते हैं। परिचर्या कौशल विकसित करना, ये भी इजी है, ठीक है दोस्तों। साक्षात्कार लेने का कौशल, देखिए कितना आसान से टॉपिक दे रखा है, इंटरव्यू है। फिर उसके बाद आकलन साक्षात्कार का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया है। फिर समस्या की पहचान, ये भी इजी है। लक्ष्यों को स्थापित करना का तात्पर्य, ये भी इजी है दोस्तों। समस्याओं के दौरान कार्य करना, ये देखिए ये भी समझना जरूरी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक आती है। जैसे देखिए समस्या के दौरान क्या है दोस्तों कि कार्य करना, विद्यार्थी के द्वारा समस्त परिवार की समस्या का अवलोकन और उसके चिकित्सकीय तकनीकों, देखो यहाँ पर ध्यान से चिकित्सकीय तकनीकी का यूज़ करना होता है, प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद ही समस्याओं के साथ जो होगा विद्यार्थी परिवार के सदस्यों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए समस्या के दौरान क्या कार्य करना चाहिए, चिकित्सकीय तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट्स पे समापन करना, यानी अब समाप्ति पे आ गए हो आप लोग। तो जब विद्यार्थी द्वारा परिवार की समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है तो समापन हो जाता है इस प्रक्रिया का, ठीक है। और अनुवर्ती कार्य, इसका तात्पर्य ये है कि दोस्तों विद्यार्थी द्वारा हमेशा ही व्यक्तिगत सामाजिक जो संबंध होगा वो ध्यान में रखना पड़ेगा, अर्थात समस्या का समाधान करने में परिवार को छोड़ना चाहिए, वरन समय समय पर उसका अवलोकन भी करना चाहिए, ठीक है। रिपोर्टिंग करना, दैट इज लास्ट पॉइंट, आई होप, ठीक है।
इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि विद्यार्थी को हमेशा अपने क्षेत्र अभ्यास के समस्त प्रकार के कार्यों में रिपोर्ट को तैयार करना चाहिए, जिससे उसे इस बात का पता चले कि वह क्या, कब, किस प्रकार से कार्यों को कर रहा है। प्रतिदिन समस्त कार्यों का मूल्यांकन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। ठीक है, यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों आसानी से। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, ना ही इसे शेयर करते हो, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे वीडियो पे व्यूअर्स और लाइक कम आए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इस पर भी। चलिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हिंदू धर्म और व्यावसायिक समाज कार्य पर। देखिए मैंने कहा था ना आप लोगों से कि आपको रिलेट कराना होगा हमेशा समाज कार्य से। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि समाज कार्य एक व्यावसायिक समाज कार्य है और एक सिंपल यानी नॉर्मली समाज कार्य है। किस तरीके से मैं रिलेट करूंगा इसको ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत बारीकी से क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म यानी हिंदू धर्म तो एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है इसमें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप एरो बनाकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे हिंदू धार्मिक साहित्य के श्रुति और स्मृति दो वर्ग हैं। श्रुति और आप लोग लिख सकते हैं और स्मृति, ये दो वर्ग हैं। ठीक है, श्रुति का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, अब ध्यान से सुनना दोस्तों। इसका जो अर्थ है, ठीक है, जिसे सुना गया हो, जिसे सुना गया हो यानी प्रकाशित सत्य हो, प्रकाशित सत्य हो। ध्यान से सुनना दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है ये धर्म। ठीक है, और स्मृति की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसका क्या अर्थ है, जिसे याद किया गया हो यानी अनुभूत सत्य। अब देखो मैंने दो चीज़ें बात किया है, एक को मैंने बताया है दोस्तों प्रकाशित सत्य, और प्रकाशित सत्य श्रुति है, और स्मृति जो है दोस्तों ये अनुभूत सत्य है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखना दोस्तों, जो ये श्रुति है, श्रुति आप लोग नोट डाउन करते रहिए दोस्तों। श्रुति जो है दोस्तों यहाँ पर ये आपको 4 वेद बताते हैं, 4 वेद बताते हैं, और आप सभी को पता होगा 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और एक सामवेद, ये 4 वेद होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वेदों को हिंदू धर्म में प्राचीनतम धर्म माना गया, धार्मिक ग्रंथ माना गया है। वही चीज़ें धर्म और धार्मिक ग्रंथ बातें की है ना, धार्मिक ग्रंथ माना गया है। अब ध्यान देना दोस्तों ये कि वेद क्या है। देखिए मैं सिर्फ आपको समझाते चल रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चंस वेद से बने तो या उपनिषद से बने या स्मृति से बने या भगवत गीता से बने या धर्मशास्त्र से बने, इन सभी चीज़ों को अब थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते चलो दोस्तों आप लोग। देखिए वेद क्या है, वेद का मतलब है दोस्तों, वेद शब्द यानी किससे बना है, विद धातु से, शब्दों से ही पता चल रहा है, वेद विद धातु से है ना, ये विद धातु से बना है, निर्मित हुआ है। अब इसका अर्थ होता है जानना, वेद का मतलब जानना। देखो जो सभी वेदों को जानता है ना, शास्त्री वगैरह क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं सभी वेदों के बारे में जानता हूँ, है ना, तो ऋषि मुनि ये सारे वही बताते हैं कि वेदों के बारे में उनको नॉलेज होती है। हालांकि वो उतनी डीप नॉलेज नहीं होती है, बस सारे वही होते हैं ढकोसलेबाजी वाले। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, वेद तो समझ गए होंगे दोस्तों, शास्त्र वेद प्रयुक्त होने का जो इसका अर्थ होता है वो होता है ज्ञान की पुस्तक हो जाना। ठीक है, हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, इसमें वेद हो गया और उपनिषद। ठीक है, उपनिषद अगर ऑनलाइन उस पर लाइव होते दोस्तों तो आप लोग कुछ मुझे बताते भी, याद भी हो जाता है ना। उपनिषद क्या है, देखिए उपनिषदों में एक चीज़ आता है दोस्तों, आत्मन और ब्रह्म की जो प्रकृति है उसके परस्पर संबंधों के विषय में अनंत, ठीक है, आप अनंत कह सकते हो या हाँ अनंत दार्शनिक और तत्स्वामीन लेखन है ये, है ना, ये चीज़ें समझो। उपनिषदों को जो वेदांत है वो वेदों का ज्ञान से कह सकते हो आप, इसे वेदों का ही ज्ञान कह सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये उपनिषद में कि उपनिषद में किस तरीके से वेदों का जो अंत हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि उपनिषद में कहने का मतलब ये दोस्तों, उपनिषद में कि एक तो देखो तत्व मीमांसा आई थी, तत्व मीमांसा, ठीक है,
और एक आया था दार्शनिक उपनिषद में, जिसमें एक था आत्मन और ब्रह्मन की जो प्रकृति के बारे में परस्पर संबंध बताया गया था, ये याद रखना। और वेद का जो अंतिम पृष्ठ में मतलब क्या अंकित किया गया था कि रहस्य सत्यों के बारे में बताया गया था। ये चीज़ें पूछा जा सकता है कि रहस्यमय सत्यों की व्यक्त करना कौन से पृष्ठ पर बताया गया है, तो वेद के, तो बताना दोस्तों अंतिम पृष्ठ पर अंकित किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वेदों में भी देखो अब किस तरीके से बना। एक स्मृति को स्मृति जो रही इस, हालांकि मैंने देखो अभी बात किया है श्रुति मैंने बता दिया जिसमें वेद आया आता है और एक उपनिषद आता है, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लिया। अब मैं स्मृति के बारे में बता देता हूँ। स्मृति में ध्यान रखो कि एक उत्तर वैदिक हिंदू शास्त्र आया। उत्तर वैदिक हिंदू शास्त्र में क्या बताया गया कि वेदों के बाद उसमें क्या होने लगा कि ग्रंथों को भी स्मृति कहा गया, ग्रंथ को स्मृति कहा गया, ये चीज़ें याद रखना। अब आप लोगों को पता होगा स्मृति साहित्य के बारे में, उसकी हिस्ट्री अगर देखा जाए तो रामायण है ना, बहुत फेमस है इस टाइम, लॉकडाउन में खूब चल रहा है टीवी पर, तो रामायण और महाभारत दोनों आ रहे हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों, एक महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य जो हैं ये भी उत्तर वैदिक हिंदू शास्त्र के अंतर्गत आता है। पुराण, आप लोगों ने शिव पुराण, विष्णु पुराण आपने सुना होगा, ये क्या है, ये पौराणिक हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं ये सारी चीज़ें, ये भी याद रखना, ठीक है ना, पूछा जाता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है दोस्तों आगमन। आगमन होता है, तो आगमन ये ग्रंथ है, ये उससे रिलेटेड है, धर्मशास्त्र से। अच्छा, एक क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, धर्म का स्थापना किसने किया है, धर्म की स्थापना, है ना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप समझ जाना कि महाभारत में क्या हुआ था कि कृष्ण जी ने क्या किया था, धर्म की स्थापना किया था, तो इसीलिए तो क्षत्रिय में लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब आप लोगों को बताना मुझे कमेंट के माध्यम से कि धर्म की स्थापना किसने की है। और दर्शन यानी जो दार्शनिक ग्रंथ है वो दर्शन, हाँ दर्शन ही बताया था ना उत्तर वैदिक हिंदू शास्त्र में, तो ये भी इसी में इंक्लूड है। महाकाव्य में मैंने आपको बताया महाभारत की जो रचना 540 से लेकर 300 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना दोस्तों, ठीक है, महाभारत का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुराण में तो आपको पता ही है ना, पुराणों के विश्व का इतिहास ये मालूम हो गया, पता हो गया। और उसके बाद आपको दर्शन पता हो गए, जो दर्शन, अच्छा बता देता हूँ, लिख लो, अगर लिखना है तो पॉइंट डाल लीजिए, लिख लीजिए दर्शन, कि हिंदू दर्शन में 6 संप्रदाय माने गए हैं, ठीक है ना। अब ये जो दर्शन है वो सत्य पर, इसी सत्य में ही केवल एक पक्ष को ही प्रस्तुत करता है, ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। एक धर्मशास्त्र स्मृति का अंग माना गया है एक, ठीक ना, ये चीज़ें याद रखना। और ये जब आया था दोस्तों, ये धर्मशास्त्र आया था 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच में आया था ये धर्मशास्त्र। अच्छा, इसमें एक नाम आता है मनुस्मृति, आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए, मनुस्मृति। हालांकि यूजीसी नेट में अभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है बन जाए क्वेश्चन, लेकिन ये प्रश्न और एग्जामों में बना है, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में, सोशल वर्क की यूपीएससी के एग्ज़ाम में बना हुआ है। मनुस्मृति ने जो दैनिक जीवन का कर्मकांड था उसी से संबंधित जो नियम थे उस नियमों के बारे में बताया गया था उसमें। और नेक्स्ट दोस्तों भगवत गीता का क्या अर्थ है, चलो मैं बता देता हूँ। भगवत गीता का जो अर्थ है दोस्तों, ईश्वर का गीता, ठीक है, ये याद रखना, ईश्वर का गीता। और इसकी रचना काल जो हुई थी दोस्तों 400 से लेके 300 ईसा पूर्व में माना गया था, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। देखिए ये सभी मैं आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप 2 बार पढ़ोगे ना, पक्का बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ दोस्तों, याद रहेगा आप लोगों को। 2-3 बार ध्यान से पढ़ना, बस ध्यान से, सिर्फ मन लगा के पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक है। भगवत गीता का मतलब मैंने बताया ना दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ईश्वर का गीता, है ना। ये रचना काल इसकी 400 से 300 के बीच में हुई थी, है ना, ये चीज़ याद रखना। और फिर उसके बाद आप लोग दोस्तों इसके हिंदू गुण के कुछ गुण होते हैं, महत्वपूर्ण गुण हैं, वो भी आप लोग लिख सकते हो दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग अपने दिमाग से भी सोचोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे हिंसा रहित मतलब अहिंसा होना चाहिए, यानी ठीक है ना, यानी आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणाओं पर आधारित था, इसीलिए इसको बताया गया था। जो इसकी क्वालिटी रही हिंदू धर्म की, वो हिंसा रही। संयम जरूरी था, संयम मतलब मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण किसको नहीं था दोस्तों महाभारत में, इंद्रियों पर नियंत्रण शिशुपाल को, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। हालांकि शिशुपाल नहीं आएगा, ये मत याद रखना, ये याद रखना दोस्तों कि संयम जरूरी है, ठीक है ना, ये मन और इंद्रियों का नियंत्रण। सहिष्णुता उसके बाद आता है दोस्तों, सहिष्णुता। फिर सत्कार,
है ना, करुणा, ये सारा देखो करुणा, करुणा का मतलब है क्या कि आत्मन और जो धारण करते हैं उस पर आधारित होती थी, और हम दूसरों के प्रति क्या करते थे, वही भावना रखते थे जो स्वयं के प्रति रखते थे। ठीक ना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा भी लग रहा है मुझे तो। फिर उसके बाद दोस्तों है संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या है, दूसरों का जो विशेष कर जो वंचित कर देते हैं, यानी शरण में चले जाते हैं ना, उसे संरक्षण कहते हैं। आप लोग तो मैंने कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में, बाल संरक्षण से, महिला संरक्षण अधिनियम से, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या था हिंदू धर्म के गुण, एक सम्मान करना, सम्मान तो करते थे, बड़े को बड़े से सम्मान करते थे, छोटे से भी करते थे, परिपात, तो ये सारी चीज़ें करते थे खुद ही, अच्छी बात थी हिंदू धर्म में। नेक्स्ट है दोस्तों ज्ञान। ज्ञान की तुलना का जो अज्ञान से भी होता था, सॉरी अज्ञान से होता था, हाँ, ज्ञान की तुलना किससे करते थे हम लोग, अज्ञान से करते थे, गलत और सही के बारे में उसकी क्या योग्यता थी। मिताचार, मिताचार का मतलब था सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होता था, इसके अतिरिक्त जो व्यवहारिक ज्ञान होता था वो अनुशासन। ब्रह्मचर्य भी होता था। ब्रह्मचर्य क्या होता, ब्रह्मचर्य वही था कि जब 12 वर्ष का उनको वो मिला था, वनवास मिला था, 12 वर्ष का मिला था ना पांडव को, और 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष मिला था, तो ये चीज़ें वही था कि ब्रह्मचर्य ने उन सब ने धारण कर रखा था। तो ये चीज़ें रिलेट करोगे ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ईमानदारी, ठीक है, फिर स्वच्छता, ये सारा चीज़ें हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। दान, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो मनुस्मृति के सूत्र के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूँ कि मनुस्मृति से क्या, बस इतना ही है गुड़। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा मैंने जितने पॉइंट बताया है। मनुस्मृति में क्या था दोस्तों, इसके कुछ सूत्र थे, तो कुल टोटल 10 सूत्र थे, याद रखना। पूछे देगा कि कितने सूत्र थे तो 10 बताओगे। अब सूत्र नहीं पूछेगा कि संतोष कौन से नंबर पे था, चोरी का कौन सा नंबर पे था, ये नहीं पूछेगा, क्रोध और घृणा कौन से नंबर पे था, ये नहीं पूछेगा। हालांकि 10 सूत्र थे, मैं आपको बता देता हूँ, लिख लेना तो लिख लो, नहीं तो रहने दो, ऐसे पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ 10 ही लिखना है बस। संतोष था, दूसरे की चोट पहुंचाने से बचना था, फिर बुराई से बदलने भलाई से था, भोग वासना से था, चोरी और अवैध लाभ से दूर रखना था, शुद्धता से था, वासनाओं के दमन से था, ज्ञान अर्जन से था, दैवी ज्ञान अर्जन से था, और सत्य और ईमानदारी से था, क्रोध और घृणा से था। ठीक है, ये 10 थे टोटल, बस इससे ज़्यादा नहीं था, ये आएगा भी नहीं इतना ही। ठीक है, मनुस्मृति का याद रखना बस। चलिए आगे चलते हैं। हिंदू धर्म में सामाजिक सरोकार है, छोड़िए, अच्छा इस पे आते हैं अब। देखिए क्या है सामाजिक कार्य, क्या है देखिए कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो व्यक्तिगत ईश्वर में ही विश्वास करता है ना, ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको। किसी भी संगठित, जो भी संगठित धर्म होंगे उनको माने जानने की क्या जरूरी, कोई अनिवार्य नहीं था। मतलब ये था कि किसी भी संगठित धर्म को माने या अनिवार्य नहीं था, परंतु नेक, दयालु और मानवीय जो सामाजिक दृष्टि थी उनको संवेदनशील होने के कारण ही धर्म को प्रभावित करता था। तो यहाँ पे जो समाज कार्य की पाठशाला और समाज कार्य के व्यवसाय के उद्गम और विश्व के अनेक समस्याओं को, मानवीय सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसमें निजी स्तर पर विशिष्ट धर्म और आस्था रखने के लिए असंख्यक सामाजिक कार्यकर्ताओं की सोच और दैनिक व्यावसायिक व्यवहार में उसके धर्म से हटकर बनाई गई, जिसमें भारत में व्यावसायिक समाज कार्य करने के अनेक लोग पश्चिमी की देन मानते थे। ठीक है, पश्चिमी की देन मानते थे और जरूरतमंदों की सेवा के बदले में पैसा लाने की धारणा को भारतीय बुनियादी मूल्यों और संस्कृति के विरुद्ध बताते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। समाज की शुरुआत आम मानवीय जरूरतों की प्रतिक्रिया के रूप में हुई, जिसमें शारीरिक और मनोसामाजिक विकास से संबंधित जरूरतें शामिल थी। सामाजिक कार्य जो था वो विशिष्ट वातावरण में इन जरूरतों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने लगता था। ठीक है, और सामाजिक कार्य को प्रयास जो व्यक्ति थे उसकी उपव्यवस्थाएं और व्यापक व्यवस्था उसके बीच में सहायता देने वाले के रूप में, बेहतर समायोजन के रूप में केंद्रित होते थे, है ना। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑन सोशल वर्कर, ठीक है, NASW के द्वारा विकसित आचार संहिता जो था उसके अनुसार बताया गया कि समाज कार्य जो व्यवसाय के उद्देश्य के अनिवार्य के मूल्यों में निहित था और समाज कार्य व्यवसाय के समाज कार्यकर्ताओं द्वारा अंगीकृत किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट मूल्य रहे जिसमें समाज कार्य पर आधारित रहा, सेवा, सामाजिक न्याय, और व्यक्ति और सम्मान और महत्व, मानव संबंधों का महत्व, सत्यनिष्ठता और सक्षमता। तो ये चीज़ें याद रखना। हिंदू धर्म और समाज, देखिए मैं अभी आप लोगों से स्टार्ट में ही बोल रहा था, शुरुआत में ही, कि आपको जो धर्म पढ़ने होंगे वो समाज से रिलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ही दे दिया है, वही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, कि हिंदू धर्म और आधुनिक समाज के बीच में जो निम्नलिखित तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कि हिंदू दर्शन और परंपरा में सेवा और करुणा की भावना का होना, ये मैंने गुड़ में भी बता दिया था दोस्तों, है ना। देखिए कितना ईजी टॉपिक है, आप लोग समझ के भी कर सकते हो। सामाजिक विवेक और सामाजिक सरोकार, हिंदू अवधारणाओं को स्व कल्याण के दूसरे कल्याण से जोड़ना सा, ये देखिए गुड़ ही बता ही रहा है दोस्तों, है ना। ईजी है, आप लोग इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप पढ़ सकते हो दोस्तों इसको।
देखो 9 पॉइंट को क्या है, अभाव, कमियों के अभाव, समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शक्ति परिपेक्ष पर जोर देना शुरू कर दिया था और हिंदू धर्म को लगभग अनायास को उभर जाता था, ठीक है। और मनुष्यों को आत्मसिद्धि, जन्मजात शक्ति और प्रवृत्ति होती थी जिसकी आस्था का मामला था ये। तो आध्यात्मिक गुरु जो होते थे हर व्यक्ति के अतिरिक्त, ठीक है, तो हर व्यक्ति के आंतरिक साधनों को बाहर लाने और उसके प्रत्येक मनुष्य के पास उसके शुरू करने की जोर देता था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है कि व्यावसायिक स्वयं का विकास व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना गया और सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित धारणाओं को मानकर कार्य करता था। दोस्तों एक चीज़ याद आ गई कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय होता है। देखिए ध्यान से सुनना, ये बात सही है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, जब हिंदू धर्म के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो एक चीज़ याद रखना ये कि आप लोगों ने नाम सुना होगा अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, दोनों ही उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ, दोनों के अनुसार ही उन्होंने क्या बताया कि दीन स्त्रियों पर राजा के द्वारा जो विशेष ध्यान देने और उन्हें दस्तकारी के लिए कच्चे माल या अन्य सहायता देने का उल्लेख के बारे में बताया है। तो अर्थशास्त्री से संबंधित दोस्तों अगर जब कभी कौटिल्य और चाणक्य के बारे में प्रश्न पूछेगा तो आपको समझना है दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए ये चीज़ें। उत्तर वैदिक काल में ही हिंदू समाज और उसके राज्य व्यवस्था और मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही इन चीज़ों को रखा गया, जिसमें इसको संज्ञा दी गई थी उत्तर वैदिक काल को शास्त्र की। अब क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए क्या उत्तर वैदिक काल या हिंदू समाज या राज्य व्यवस्था मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको शास्त्र को उत्तर वैदिक काल बोला गया? तो आप बताओगे हाँ, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों को उत्तर वैदिक काल को ही और हिंदू समाज और उसके राज्य व्यवस्था थी मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासित था कि शास्त्र की जो संज्ञा मिली वो उत्तर वैदिक काल से मिली थी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना दोस्तों। और एक चीज़ बता दूं कि पत्नी को पति से भरण पोषण का जो खर्च था वो मांगने का पूरा अधिकार था और इसी उत्तर वैदिक काल में ही ये बात कही गई थी, ठीक है। तो किस काल में कहा गया है कि पत्नी को पति से भरण पोषण खर्च मांगने का पूरा अधिकार था? हालांकि अभी भी अधिकार है, लेकिन ये कब से चला आ रहा है ये पूछा जाएगा तो आप लोग बताना दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। हालांकि अब इतना नहीं होता जितना पहले था, है ना, हिंदू धर्म में। तो ये सारे अपवाद थे, ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि लोगों के सुख में जो था राजा का अपना सुख निहित होता था और उसके कल्याण में उसका अपना कल्याण होता था। उससे वह करना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो, वह बढ़ावा मिले। ये सब राजा के लिए होता था। वहाँ पे उस समय राजा वगैरह होते थे। राजा सार्वजनिक सेवाएं और अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराए और स्त्रियाँ, उपभोक्ताओं, उधार लेने वाले या दिहाड़ी मजदूर, रोगी या कैदियों अधिकार, इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित किया जाता था। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बदला, मौर्य साम्राज्य आया। तो मौर्य साम्राज्य में जब आया तो सबसे चाणक्य उसमें अहम भूमिका निभाया उन्होंने, है ना, चाणक्य ने, जिसमें फिर उसके बाद बौद्ध सम्राट आए, फिर उसके बाद अशोक शासनकाल आया, फिर परवर्ती में वो गुप्त साम्राज्य था। दान, धर्म, कर्म, इन सभी चीज़ों को उससे रिलेट करना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि समाज कार्य में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाए, लेकिन जो मैं आईएमपी बता रहा हूँ वो तो पूछा जाएगा दोस्तों। ये बन सकता है क्वेश्चंस, क्योंकि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, सोशल वर्क के एग्जाम में, ठीक ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह कुछ अनिवार्य मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण अपने अंदर जो विकसित करता है, जैसे करुणा, नियंत्रण भावनाएं या उसके समस्त मनुष्यों के प्रति सम्मान आदि, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों वह उच्च स्तर के आत्मचेतना जो अर्जित करता है, जो भावनात्मक और स्थिरता प्राप्त करती है, फिर दूसरों की सहायता करता है और प्रक्रिया में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास नहीं करता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और नेक्स्ट दोस्तों की सामाजिक विवेक के प्रति संवेदनशील नागरिक बनता है और आत्मसिद्धि की ओर से लगातार प्रयास करता है। नेक्स्ट दोस्तों अनंतः यानी एक आदर्श बन जाता है, ये चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो इतनी टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर हिंदू धर्म से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सभी टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। एक पतित पावन नाम आपने सुना होगा, ईश्वर को जब पतित पावन कहते थे, पतित पावन और दीन बंधु, ये बन सकता है क्वेश्चन। पतित पावन दीन बंधु अर्थात दीनहीनों की मित्र
और उसकी पतित्व मतलब होता है दोस्तों, एक चीज़ देख लो, नोट डाउन कर लो, गिरे हुए या गिरा हुआ, ठीक है। दीन बंधु का मतलब दीनहीनों का मित्र, ठीक है। अब इसको मुक्त दाता कहा जाता है। अब दोनों को पतित पावन मिला दिया जाए और दीन बंधु मिला दिया जाए तो मुक्तिदाता कहा जाता है इसको, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये मैंने क्यों रिलेट बताया, क्यों आपको बताया इसमें सोशल वर्क में। अब ये सोचो, मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये ज़रूरतमंदों की सहायता करना ईश्वर की सेवा करना है, क्योंकि ईश्वर अंतर्यामी है और हम सब में वास करते हैं। बुद्धि अन्य प्राणियों के विपरीत मनुष्यों में भेदभाव का बोध कराती है, इसलिए दोस्तों ईश्वर को मनुष्य के माध्यम से अपना कार्य करना पसंद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। कर्म मूलतः एक नैतिक नियम है, ये चीज़ें तो आपको पता ही होगा, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है मुझे, ठीक है ना। सामाजिक उत्तरदायित्व जो है वो प्रेरणा देना कर्म ही करता है। अब देखो यही चीज़ें आपको रिलेट करना, कुछ भी रिलेट करना, कर्म हो या दीन बंधु हो या आत्मा हो या पदार्थ हो, कुछ भी अगर पढ़ रहे हो, करुणा पढ़ रहे हो या परवर्ती वैदिक काल पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो आप उसको रिलेट कर देना है समाज कार्य से, ठीक है। जैसे कर्म मैंने बताया ना नैतिक नियम से, वो जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रेरणा देना ही कर्म कहलाता है। ये था पुरुष मतलब, देखिए आत्मा मैंने बोला, आत्मा और प्रकृति पदार्थ के, यानी यहाँ पे जो पुरुष है वो आत्मा और प्रकृति यानी पदार्थ के गतिशील जो संबंध होंगे वो संसार की प्रकृति और उसके उद्देश्य की सृष्टि का एक चक्रीय प्रकृति पर ही आत्मा और वास्तविक की जो पहचान है वो चिंतन करने का एक विश्लेषण करके उस पर जोर डालती है, यानी प्रकाश डालती है उस पर। वास्तविक ज्ञान या वास्तविक पहचान चिंतन का विश्लेषण करने पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है जब आप कोई चीज़ रियलिटी में करते हो या अनुभव पर करते हो। अवधारणाओं पे मतलब ये है कि मनुष्यों को जो सामाजिक पहचान और स्वयं के दूसरों के बारे में जो मिथ्या धारणाएं हैं उनको पूर्वाग्रहों से बचने के लिए उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए व्यापक लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर, विस्तृत लेवल पर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अपनी वास्तविकता और दैविक प्रवृत्ति के लिए उनको समझने के लिए अपने समर्थ को बनाने पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों में ये भी वीडियो शेयर कर दो ताकि और भी व्यूवर्स बढ़ें और लाइक बढ़ जाएं, ठीक है ना। और वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलता हूं दोस्तों कल की वीडियो में, और जो कल की वीडियो होगी दोस्तों वो सभी धर्मों पर होगी, और जो कल की वीडियो में ऑल धर्म मैं फिनिश कर दूंगा, सभी धर्म। और वहाँ से दोस्तों जो आएगा आप धर्म और परिवार से प्रश्न, यूजीसी नेट यूनिट नंबर 2 से धर्म वाले टॉपिक से और परिवार वाले टॉपिक से पॉइंट से, तो वो आपके लिए दोस्तों 2 वीडियो में इनफ है, काफ़ी है, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और जिनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों आप लोग क्या करिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, मैं उसके माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।